हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बोलूँगी कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि इससे कितनी बार आज के जो टॉपिक हैं उनसे कितनी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आज एकदम ध्यान लगाकर पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ब्रिटिश शक्ति का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ इसके बारे में देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे बक्सर के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हुई थी। प्लासी का युद्ध हम लोग देख चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे आज बक्सर का युद्ध। मैंने आपको बताया था कि ये मीर कासिम कुछ जगहों पर हार कर चला जाता है बंगाल से, और वो शरण कहाँ लेता है तो जो सुजाउदौला रहते हैं अवध के नवाब, उनके पास जाकर ये मीर कासिम शरण लेता है। किसके पास? सुजाउदौला के पास। और वहीं पे जो मुगल शहंशाह थे उस टाइम, यानी कि जो मुगल वंश का शासन चल रहा था और उसके जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने भी सुजाउदौला के पास शरण लिया हुआ था। और तीनों के बीच में, यानी कि मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में एक संधि होती है और यूं कहिए कि एक संघ का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अवध आकर मीर कासिम ने वहाँ के नवाब सुजाउदौला शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। और इसी संघ के द्वारा जो है बंगाल पे पुनः अधिकार करने के लिए, जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को जो वहाँ से खदेड़ दिया था, तो बंगाल पर पुनः अधिकार के लिए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में युद्ध हुआ, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले तो डेट कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, यानी कि आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और आप डेट याद कर लेंगे कि 22 अक्टूबर को 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि वो ये है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें किस किस की सेना के साथ हुआ था, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि एक साइड जो थे वो मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और जो मुगल शहंशाह थे शाह आलम द्वितीय, वो तीनों एक साइड थे। और जो अंग्रेजी सेना थी उनके साथ उनका युद्ध हो रहा था, यानी कि इन तीनों का जो युद्ध है मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। किसके साथ? मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ, और जो मुगल शहंशाह थे उस टाइम शाह आलम द्वितीय, उनके साथ। और ये तीनों एक साइड, मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय एक साथ, और अंग्रेजी जो सेना थी उनके साथ इन तीनों का युद्ध हुआ था। यानी कि ये तीन एक साइड और अंग्रेजी सेना एक साइड, और इन तीनों का युद्ध ऐसा हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया था, और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी जो थी वो भी धूल में मिल गई थी। यानी कि जो भी संभावना बन रही थी, मीर कासिम ने थोड़ा बहुत अंग्रेजों के खिलाफ जो कदम उठाया था, और शाह आलम द्वितीय जो काम कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उत्तर भारत के जो लोग थे उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजों के चंगुल से भारत आज़ाद हो सकता है, उन्हें अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया कर रहे थे उससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पर ऐसा नहीं हुआ, और अंग्रेजों की सेना ने क्या किया कि उत्तर भारत की सभी संभावनाओं को कुचल दिया, और मुगल शक्ति की जो बची हुई भी साख थी फ्रेंड्स वो भी क्या हो गई कि धूल में मिल गई। क्योंकि इस युद्ध में जो मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय भी थे वो भी मीर कासिम का साथ दे रहे थे। ठीक है।
युद्ध के बाद क्लाइव जो है वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। यानी कि 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और 1765 ईस्वी में जो है वो क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद कौन बंगाल का गवर्नर बना था, तो वो आपको आंसर देना होगा कि क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल का गवर्नर बना था। और कभी कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्लाइव कितनी बार बना, तो वो आप बता देंगे कि दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना था। और एक बात और मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगी कि ये जो सारे कंटेंट है ये ओनली स्पेक्ट्रम से लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको स्पेक्ट्रम समरी के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो जितने भी कंटेंट है वो स्पेक्ट्रम से ही लिए जा रहे हैं, मैंने अलग से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अगर आप मेरी वीडियोज से भी पढ़ते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। युद्ध के बाद क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट जो आप पढ़ रहे हैं बक्सर का युद्ध, इसमें बस आपको फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे। जैसे कि कब हुआ था युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कौन कौन से किस किस के बीच हुआ था, तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो थे वो एक तरफ थे और अंग्रेजी सेना के साथ इन तीनों का युद्ध हुआ था। और फिर युद्ध के बाद क्लाइव जो है वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो वो आप आंसर देंगे कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, तो आप अगर इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें जो एग्जाम में पूछने के लिए इसमें बस फैक्ट ही फैक्ट बनते हैं और इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए गए। यानी कि जब बक्सर युद्ध के बाद जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है तो जो युद्ध हुआ था उसके समझौते के लिए, यानी कि वैसे तो मीर कासिम और इन सब की सेना हार गई थी, लेकिन क्लाइव ने क्या किया था कि युद्ध के समझौते के लिए कुछ मसौदे तैयार किए थे, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई थी। और क्लाइव के आने से पहले ही मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी फरवरी 1765 ईस्वी में। ये मीर जाफर अब कौन था फ्रेंड्स, ये मैं आपको याद दिला दूं कि सिराजुद्दौला और जब अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध चल रहा था, प्लासी की जो युद्ध हुआ था उसमें ये मीर जाफर सेनापति था और इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। और धोखा देने के कारण क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी और फिर ये मीर जाफर नवाब बना था, जिसके बाद जो है वो इसके बाद मीर कासिम नवाब बना था। तो क्लाइव के आने के पहले ही फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई रहती है और उसके बेटे निजामुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा गद्दी पर बिठाया गया तथा संधि की गई। यानी कि मीर कासिम को भी अंग्रेजों ने भगा दिया। अब जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं बंगाल में तो उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं रहता है कि वो मीर जाफर को बैठा सके, ताकि क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु हो गई रहती है, जिसकी वजह से मीर जाफर के बेटे निजामुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया और संधि की गई। और इसके साथ साथ क्या किया था फ्रेंड्स कि नवाब की सेना भी भंग कर दी गई थी, नवाब की सेना भी भंग कर दी गई। और उसके बाद जो नवाब के पद पे तो बैठा दिया गया था, लेकिन उसके हाथ के जो पावर होते हैं, जो नवाब की जो शक्तियां थी वो उससे छीन ली गई थी। और जो नायब सूबेदार जो नवाब की सेना को भंग करके उसके बाद क्या हुआ था कि बंगाल में नायब सूबेदार का प्रावधान चला, यानी कि सूबेदार की नियुक्ति होने लगी। और ये सूबेदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, तो ये अंग्रेजों द्वारा ही की जाती थी। यानी कि ये वैसे ही लोगों को नियुक्त करते थे कि जो अंग्रेजों को फायदा पहुंचा सके, उनका कहा मान सके और जो अधिकार है अंग्रेजों के उन्हें बरकरार रख सके। और बंगाल में जो सूबेदार की नियुक्ति हुई उसमें मोहम्मद रजा खां पहला और अंतिम सूबेदार के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मोहम्मद रजा खां
कि बंगाल के जब नवाब की सेना जब भंग की गई, जब नवाब के पद को भंग किया गया, उसके बाद जो अंग्रेजों द्वारा सूबेदार का जो प्रावधान लाया गया सूबेदार की नियुक्ति का, तो बंगाल के पहले और अंतिम सूबेदार कौन थे, या आपसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मोहम्मद रजा खां थे। नवाब नहीं, सॉरी दोस्तों, सूबेदार, जो अंग्रेजों द्वारा सूबेदार की जो नियुक्ति हुई, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंगाल के पहले सूबेदार कौन थे, तो वो मोहम्मद रजा खां थे। और पहले और अंतिम सूबेदार भी यही रहे, मोहम्मद रजा खां ही, क्योंकि इनकी नियुक्ति के बाद फिर सूबेदार की नियुक्ति नहीं हुई। इसके बाद फ्रेंड्स इलाहाबाद की संधि होती है। अब आपने सोचा होगा कि जब सूबेदार का प्रावधान जो है जब अंग्रेजों द्वारा लाया गया, तो मोहम्मद रजा खां पहले और अंतिम सूबेदार कैसे रह गए, तो इसका जो अब आगे का जो तथ्य है वो हम लोग देखते हैं। आगे क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में 2 संधियां इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। और वो 2 संधियां जो थी वो एक अवध के साथ संधि की गई थी, यानी कि जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला उनके साथ, और दूसरी जो संधि थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ की गई थी। तो अवध की जो साथ संधि की गई थी, यानी कि सुजाउद्दौला के साथ जो संधि की गई थी, वो हम लोग देखते हैं कि इस संधि में क्या क्या है। नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि में निम्नलिखित बातें थी, जैसे कि इलाहाबाद एवं कोड़ा शाह आलम द्वितीय को देना, यानी कि जो इलाहाबाद था और जो कोड़ा था वो जो सुजाउद्दौला के निगरानी में था, जो सुजाउद्दौला के राज्य के अंतर्गत था, जिसपे सुजाउद्दौला का अधिकार था, उसने अंग्रेजों ने क्या किया कि वो शाह आलम द्वितीय को दिला दिया। किससे? सुजाउद्दौला से। कंपनी को 50 लाख रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना, यानी कि जो युद्ध हुआ था मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच, और जो इसमें कंपनी को मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें अंग्रेजों को जो क्षति हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में सुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए जो है वो अंग्रेजों को देने पड़े थे। और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसके स्टेट का पूर्ण अधिकार देना पड़ा सुजाउद्दौला को। जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देना, और नवाब इन सारे शर्तों से सहमत भी हुए, क्योंकि नवाब के पास यानी कि जो सुजाउद्दौला थे उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए जो नवाब थे वो सारे शर्तों पे, ये जो सारे शर्त हैं उस पे सहमत हो गए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया, यानी कि जब नवाब जो थे उन्होंने इलाहाबाद कोड़ा शाह आलम द्वितीय को दिया, कंपनी को 50 लाख रुपए भी दिए, और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार भी दिया, और ज़रूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता प्रदान करने का भी वादा किया। इसके बदले में जो सुजाउद्दौला था उसे अवध पे अधिकार करने का जो फरमान प्राप्त हुआ, यानी कि जो अंग्रेजों ने कहा कि इसके बदले, इन शर्तों के बदले आप अवध पे अधिकार कर सकते हैं, अवध आपके ही अधिकार क्षेत्र में रहेगा। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा हेतु सैनिक भी देने पर राजी हुई। नवाब ने इन सारी शर्तों को पूरा किया, और नवाब ने 2 शर्त रखे थे, जैसे कि अधिकार क्षेत्र पर जो उसका अवध था उस पे नवाब का ही अधिकार, और जो अवध की सीमा थी उस पे जो अंग्रेजी सैनिक थी वो सुरक्षा हेतु वहाँ पे तैनात रहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरी जो संधि हुई थी अंग्रेजों की, क्लाइव की, वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और इस संधि में क्या थे फ्रेंड्स, क्या बातें थी वो हम अब आगे देखते हैं। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गए, यानी कि शाह आलम द्वितीय जब कंपनी के संरक्षण में आए तो आप समझ सकते हैं कि जब वही मुगल सम्राट थे तो शाह आलम द्वितीय के साथ साथ जो मुगल वंश था, जो मुगल शासन चल रहा था, वो भी कंपनी के संरक्षण में आ गया। इलाहाबाद और कारा अंग्रेजों को सौंप दिए गए। जो अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला से देने को कहा था शाह आलम द्वितीय को, उनकी मंशा इसके पीछे की यही थी कि सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को देंगे, और जैसे ही शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आया वैसे ही इलाहाबाद और कारा भी अंग्रेजों ने ले लिए। किससे? शाह आलम द्वितीय से।
बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कंपनी द्वारा बादशाह को 26 लाख रुपए देना निर्धारित किया गया। मतलब कि जिस बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो संयुक्त प्रांत थे, जिसपे हमेशा से नवाबों का शासन चला आ रहा था, और जो शाह आलम जो उस समय मुगल बादशाह थे, वो कंपनी के संरक्षण में जैसे ही आए, वैसे ही क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। और इसके बदले कंपनी को बादशाह को यानी कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए सालाना उन्हें देना पड़ता था। बंगाल के वित्तीय या राजस्व प्रशासन पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है एक प्रशासन के लिए, उन सारी चीजों पर एक कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और मुगल शासक अंग्रेजों को ऊपरलिखित प्रांतों में निजामत यानी कि प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। ठीक है। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व जो है वो नवाब के हाथ में आ गया। और लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात सैनिक शक्ति पूर्णतः नवाबों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है किसी शासन को चलाने के लिए, वित्तीय शक्ति और सैनिक शक्ति, वो दोनों कहाँ चली गई फ्रेंड्स? तो वो दोनों चली गई अंग्रेजों के हाथ में। और जो आप कह सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष रूप से तो मुगल शासक जो थे वो शाह आलम द्वितीय थे, मुगल वंश के शासक, लेकिन उनके पीछे जो शासन जो चला रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शासन चलाया जाने लगा था। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का महत्व। चूंकि हम स्पेक्ट्रम समरी को कवर कर रहे हैं, तो आपका जो आगे का टॉपिक है वो है प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का महत्व। तो प्लासी युद्ध का महत्व क्या क्या था फ्रेंड्स? कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैसे बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था। यानी कि बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जो दिखावटी जो होते हैं ना, उसमें बंगाल का नवाब अभी भी बहुत बंगाल का नवाब था, यानी कि लोगों के लिए जो था वो प्रशासन का शासन करने का एक शासन करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। लेकिन जो अंदर ही अंदर है वो क्या था कि वो शासन जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चला जा रहा था, लेकिन व्यावहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। यही बात मैंने भी आपको बताई कि देखने में तो लोगों को यही लगता था कि जो शासन है वो नवाब के द्वारा ही चलाया जा रहा था, लेकिन जो अंदर ही अंदर जो वाली जो बात थी वो ये थी कि जो बंगाल का जो शासन था वो कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर हो गया था। और कंपनी ने नवाब के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि प्लासी का युद्ध भी एक बहुत निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद तो कहानी ही खत्म हो गई थी। और नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। जैसे कि आपने देखा कि उत्तराधिकार युद्ध के लिए भी ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ थी उसका फायदा जो है वो कंपनी ने उठाया और धीरे धीरे जो बंगाल के जो नवाब हैं वो कमजोर पड़ते गए प्लासी के युद्ध में। और फिर आगे जाकर आपने देखा कि बक्सर के युद्ध में कैसे जो पूरी तरह से जो कहानी है वो बिल्कुल पलट गई और जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि बक्सर के युद्ध का महत्व। अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध किया और उनके विश्वास को और अधिक सशक्त बना दिया। यानी कि जो ब्रिटिश सर्वोच्चता थी वो तो पहले से भी सिद्ध करते आ रहे थे, जैसे कि उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, डचों को हराया था, लेकिन जब भारत के शासकों को उन्होंने हराना शुरू किया तो ये जो ब्रिटिश शक्ति की जो सर्वोच्चता है वो पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी दोस्तों। और ये जो उनका विश्वास था कि वो यहाँ पे राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर सकते हैं, इनका जो विश्वास था वो और अधिक मजबूत बना दिया था बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध ने।
विभिन्न गुटों में अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया था। मैंने आपको अभी बताया कि आपस में जो है वो यहाँ पे एकता नहीं थी भारत में, और उत्तराधिकार के लिए हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी, जो आपस में ही एक दूसरे से यहाँ के जो शासक थे वो लड़ते रहते थे। और इसका जो फायदा है वो बाह्य शक्ति यानी कि सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, और भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता, व्यापारिक सत्ता यानी कि हर तरह से जो अपनी सर्वोच्चता है वो सिद्ध किया था। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो द्वैत शासन जो लागू किया गया था उसके बारे में, और उसके आगे जो भी आपके टॉपिक्स होंगे स्पेक्ट्रम के अनुसार वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।